तेज रफ्तार खबरों के बाद अब विस्तार से खबरें देखते हैं और बात करेंगे सबसे पहले फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म के डायलॉग पर पैदा विवाद की और फिर उसमें भूल सुधार के ऐलान की भी। और ये ऐलान किया है फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने। मनोज मुंतशिर फिल्म आदि पुरुष के वो सारे डायलॉग बदलने को तैयार हैं जिन पर लोगों को ऐतराज है। उन्होंने ये बात एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मनोज मुंतशिर को वाकई इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म के डायलॉग विवाद की वजह बन सकते हैं, या फिर डायलॉग लिखने और बदलने के वादे की वजह कुछ और है। सवाल यह भी कि क्या पब्लिक के प्रेशर ने इस बार वाकई बॉलीवुड को झुका दिया है, और इस विवाद का फिल्म के कलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 655 करोड़ की लागत और 3 साल की मेहनत के बाद प्रभास स्टारर आदि पुरुष जब पर्दे पर आई तो स्वागत कुछ ऐसे हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदि पुरुष को पर्दे से उतारने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म के पोस्टर उतारे जाने लगे और हालात बिगड़ने का अंदेशा देखते हुए पुलिस सिनेमा घरों के बाहर मुस्तैद हो गई। लखनऊ के लोगों ने भगवान राम, सीता माता और भगवा ध्वज के अपमान का इल्जाम लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दे दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिल्म का विरोध हुआ तो नतीजा भी तुरंत दिखा। इल्जाम स्तरहीन डायलॉग का था, इसलिए फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर सामने आए। बोले होगा वही जो प्रभु राम के भक्त चाहेंगे। 5 का ऐतराज मैं शिरोधारी करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। मनोज मुंतशिर मशहूर लेखक हैं, इसलिए बातों का कहने का सलीका जानते हैं। अपनी भूल भी मान ली और जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर डाल दी। बोले सब शरारत है। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बात। मनोज मुंतशिर के तर्क पर लोग क्या फैसला लेते हैं, ये वही जाने, क्योंकि फिल्म आदि पुरुष में तथ्यों से छेड़छाड़, संस्कृति का मजाक और स्तरहीन डायलॉग वाले सारे इल्जामों पर मामला अभी गर्म है। जिस फिल्म के जरिए भगवान राम की कथा बताने का दावा किया जा रहा था, उसी के विरोध के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कि आदि पुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते अपने को, सरकार को अभी भी समय है इनके खिलाफ तत्काल इन पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए, जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है रवि किशन जैसे लोग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। आदि पुरुष के खिलाफ अखाड़े भी ताल ठोक रहे हैं। भगवान राम के चरित्र पर जिस प्रकार से उन्होंने उसको लांछित करने का काम किया है, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहिए और भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी राम का अपमान करने की इजाज़त नहीं देगी। ये सनातन संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का ही एक प्रारूप आदि पुरुष फिल्म है। मैं तो बड़े आश्चर्यचकित में हूँ कि सेंसर बोर्ड ने उसे कैसे पास कर दिया। सेंसर बोर्ड में कौन ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पास किया। भारत सरकार को तत्काल इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए और जो सेंसर बोर्ड में जिन्होंने पास किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया है, ये पूरे विश्व भर का एक साजिश है। अब हमारी नई पीढ़ी सिनेमा के माध्यम से वो समझती है, शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है। नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें किस प्रकार से अपने ही धर्म के प्रति और उसमें कमियां उनको दिखाई पड़े, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धर्म, संस्कृति और भगवा जैसे मसलों पर बीजेपी और उसके विरोधियों का मन आमतौर पर कभी मेल नहीं खाता, लेकिन त्रेता की धर्म कथा पर बनी फिल्म ने दोनों का धर्म संकट दूर कर दिया। आदि पुरुष के खिलाफ सब एक हो गए। पहले कांग्रेस ने विरोध किया था, अब बीजेपी भी वही कर रही है। जितना पिक्चर के बारे में आज मैंने पढ़ा है, डायलॉग्स को लेके, रामायण जो है ये हमारे धार्मिक आस्था का विषय है। एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको हर भारतवासी मानता है, तो उसमें अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया गलत है, इनको नहीं करना चाहिए।
आदि पुरुष का विरोध केजरीवाल की पार्टी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी को लपेटे में लेते हुए। भाजपाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम धर्म के नाम पे धंधा मत करो। नहीं, इस फिल्म को लोग ही प्रतिबंधित कर देंगे। जिसको भगवान राम का अपमान करना है वो जाए फिल्म देखने। मेहनत करके लगन से इस फिल्म को बनवाए हैं, उनको सबको, इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। धर्म के अपमान के नाम पर हर तरफ से उठी आदि पुरुष के विरोध की आवाज का असर सीधा बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। ओपनिंग डे यानी 16 जून को फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ की जबरदस्त कमाई की, लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई घटकर सिर्फ 100 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि अब फिल्म मेकर डायलॉग बदलने को तैयार हैं और लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं। फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो हमारी भावनाओं को आहत करते थे। उन्होंने कुछ जगहों पे गलत शब्द यूज किया है और अभी उनका ट्वीट है तो हम लोग उनकी सराहना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि फिल्म के डायलॉग्स बदल के वापस बोले जाएंगे, उनका ट्वीट जो है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने ये बिल्कुल सही कदम उठाया, डायलॉग्स को बिल्कुल चेंज किया जाएगा। उन्होंने ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो वापस से रामायण जो मूवी है उसको रीमेक करेंगे। इसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ डायलॉग बदल देने से दाग मिट जाएंगे? क्या डायलॉग में बदलाव का फैसला देर से नहीं लिया गया? विवाद कहीं पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा तो नहीं था? एक तरफ फिल्म पर विवादों का अटैक है तो दूसरी तरफ कुदरत का ट्रिपल अटैक है। तूफान, बारिश और गर्मी ने देश के बड़े हिस्से में जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। कुदरत ने पूर्वोत्तर को भी बैडली अफेक्ट किया है, लेकिन गुजरात के बाद तूफान की चपेट में आए राजस्थान का हाल बुरा हो गया है। मूसलाधार बरसात के चलते कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के बाद सुपर साइक्लोन बिपरजॉय टारगेट राजस्थान पर है। अरब सागर से उठा चक्रवात राजस्थान के कई इलाकों में नॉन स्टॉप बारिश की वजह बन चुका है। असम में सैलाब में हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि 3 जिले पानी पानी हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना मतलब जिंदगी से खिलवाड़। और यूपी बिहार का हाल तो पूछिए मत, वहां घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो चुका है और वजह है प्रचंड गर्मी। जानते हैं, देश बिपरजॉय और सैलाब के डबल अटैक से कई गुना जान यूपी और बिहार में गर्मी ने ले ली है। सबसे पहले देखिए कि बिपरजॉय ने राजस्थान का क्या हाल किया है। साइक्लोन के इंपैक्ट से जालौर में करीब 2.5 दिन से बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज तूफानी हवाओं ने कई पेड़ धराशायी कर दिए हैं। बिजली के खंभे उखाड़ डाले, नदी नाले उफान पर ला दिए। सुरावा और पांचला डैम का पानी किसी भी वक्त सैलाब की शक्ल में निचले इलाकों में बसी आबादी पर कहर बनकर टूट सकता है। पिछले 30 घंटों से सिरोही का भी यही हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से फूला, वालोरिया और वासा डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। प्रशासन हालांकि पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन अगर बारिश यूं ही नॉन स्टॉप जारी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। और अब देखिए असम का हाल, जहां हालात बिगड़ चुके हैं। धेमाजी, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, असम के ये 3 जिले लगातार बारिश की वजह से फ्लड अटैक का शिकार हो चुके हैं। करीब 30,000 लोगों पर सीधा असर पड़ा है। 25 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें देखकर लोगों का डर बढ़ रहा है। टेंशन की बात यह है कि गुवाहाटी के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर रीजन में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। उधर यूपी और बिहार में प्रचंड गर्मी से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इन 2 स्टेट में सूरज के सितम का तबाही मीटर आप जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि यूपी बिहार में इंसान के सिर के ऊपर एक किलर घूम रहा है। इस किलर का नाम है सूरज, वही सूरज जो हमें रोशनी देता है। लेकिन यूपी और बिहार में सूरज रोशनी के साथ साथ मौत भी बांट रहा है। प्रचंड गर्मी और लू की वजह से इन 2 स्टेट्स में डेथ मीटर 100 के पार चला गया है।
यूपी बिहार में सर के ऊपर मौत घूम रही है। दिन में घर से निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। वजह है महाघातक हीट वेव और करीब 100 लोगों का किलर बन चुका है आग बरसाने वाला सूरज। सबसे पहले आपको यूपी के उस जिले में ले चलते हैं जहां प्रचंड गर्मी की वजह से डेथ मीटर 50 के पार चला गया है। यह है बलिया। यहां के जिला अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से यहां 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर के पास मरीजों का जमावड़ा है। किसी का पेट खराब है तो किसी का बेचैनी से बुरा हाल है। 44 डिग्री की गर्मी और लू ने बलिया वालों पर बड़ा डेडली अटैक किया है। हमारे यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर 60-65 के ऊपर से लेकर के 80-85 तक हैं। वो लोग सब पुराने न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, सांस की बीमारी से। उसमें कुछ टेम्परेचर तो हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है ही है। बलिया में गर्मी से हुई रिकॉर्ड मौतों पर देश सन्न है। जिला अस्पताल में कोरोना काल जैसा भयावह मंजर दिख रहा है। ये अब तक की सबसे जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और हर आदमी बेहाल है। गर्मी से बहुत हालत गंभीर है, लोग मर रहे हैं। हमारे गांव 3 आदमी मर गए, 1 घंटा के अंदर 3 आदमी मरे हैं गर्मी से। स्वास्थ्य में आदमी न मन से भोजन कर पा रहा है। हर आदमी कुछ पेट से परेशान है, कुछ ब्लड प्रेशर से परेशान है, कुछ हीट स्ट्रोक से परेशान है। किलर हीट वेव से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लखनऊ से वैज्ञानिकों की टीम को बलिया भेजना पड़ा। ये साइंटिस्ट मौत के कारणों पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च की रिपोर्ट आती उससे पहले गर्मी से हुई मौत पर सियासत शुरू हो गई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लापरवाही और खराब इंतजाम के आरोप लगाए। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को ख़राब कर दिया। यूपी के बाद अब बात पड़ोसी राज्य बिहार की। यहाँ भी आसमान से बरसती आग में झुलसकर कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। भोजपुर, नवादा, मुंगेर और कैमूर में चढ़ते पारे ने लोगों की सेहत डाउन कर दी है। इन सभी जिलों में हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बेहोशी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी वाले मरीजों की बाढ़ आ चुकी है। सबसे बुरा हाल आरा का है, जहां पिछले 5 दिनों में भीषण गर्मी की वजह से 42 लोगों ने दम तोड़ दिया। बिजली कटौती ने महा मुसीबत को और जानलेवा बना दिया है। परिजन अपने मरीजों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मौत का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो कि हाई फीवर और लूज मोशन यही सब का पेशेंट आ रहा है। इस वेव्स के 8 से 10 मरीज हैं। कितने देर? अभी 2 बजे से 1 घंटे का। हाँ। देश की 30 करोड़ की आबादी पर सूरज की किलर किरण डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए जरूरी है कि खुद को सूरज की तपिश से बचाकर रखें। नींबू पानी या इलेक्ट्रॉल पीकर खुद को हाइड्रेट करें। भूखे पेट बाहर न निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है।
और इस बीच बरसात ने पटना को राहत दे दी है, लेकिन बाकी बिहार अब भी पहले ही की तरह तप रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश का ध्यान सियासत की अंगीठी पर अटका हुआ है, क्योंकि पटना में 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें मोदी विरोधी खेमा एकजुट होने की कोशिश करेगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने का सिंगल पॉइंट एजेंडा सेट करने का प्रयास भी होगा, लेकिन विपक्षी दलों का आपसी टकराव बता रहा है कि ये राह आसान नहीं है। सर पर 2024 का चुनावी साल है, देश की सत्ता का सवाल है। इसलिए विपक्ष का प्लान पटना पूरी तरह तैयार है। समय का पहिया करीब 50 साल पीछे करने का इरादा लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 तारीख को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। 23 तारीख को अब नीतीश कुमार जी के आमंत्रण पर सभी विपक्षी नेता यहाँ पहुँचे हैं। उसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, और जो हम लोगों के संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी, वो भी शिरकत करेंगे। ये बैठक बड़ी है। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होने वाली हैं। इस बैठक में नीतीश संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 का बिगुल तो फूंकना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी ये मुराद पूरी हो पाएगी? क्या पार्टियों का आपसी विवाद इसमें रोड़ा नहीं अटकाएगा? मिसाल के तौर पर टीएमसी और कांग्रेस को देख लीजिए। बंगाल में पंचायत चुनाव के चलते दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, हिंसा का इल्जाम लगा रहे हैं। दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। लोग डरे हुए हैं। आप जाइए हमारे दफ्तर में भी जो उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किए घर में नहीं रह सकते। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমাদের প্রাক্তন প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কিছুদিন আগে তৃণমূলের থেকে তৃণমূলের দলটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা টিকিট তাদেরকে দিইনি। টিকিট না পাওয়াতে তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে। এখন কংগ্রেসে গিয়ে গুন্ডারাজ করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে আজকে খুন করেছে। আমরা ইমিডিয়েট প্রশাসনের কাছে এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন রাখছি, কারণ এটা আইডেন্টিফাই। जब राहुल के साथ मल्लिकार्जुन और ममता बनर्जी एक टेबल पर बैठेंगे, तब क्या दोनों के लिए इस तरह के झगड़े भुलाना आसान होगा? नीतीश की बैठक में केजरीवाल के शामिल होने का भी प्लान है, लेकिन कांग्रेस की केजरीवाल से भी नहीं बन रही है। ये बात तभी साबित हो गई थी जब कांग्रेस ने दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन मांगा था, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साध गई। इसके बाद से ही लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग वाले मसले पर सौदेबाजी की खबरें आने लगी, लेकिन इस बारे में कुछ पक्का सामने आता उससे पहले कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आ गया। प्रमोद कृष्णम ने वैसे तो कांग्रेस की व्यथा सामने रखी, लेकिन इसने विपक्षी एकता के नाम पर खड़े किए जा रहे तंबू के सुराख जमाने को दिखा दिए। नीतीश के विपक्षी एकता वाले प्लान में कांग्रेस भी शामिल है, उद्धव भी शामिल हैं और शरद पवार भी शामिल हैं। मतलब उनकी नजर महाअघाड़ी के तमाम बड़े दलों पर है, लेकिन मुश्किल ये है कि महाअघाड़ी खुद पसोपेश में दिख रही है। इसका नाता औरंगजेब विवाद से है। महाअघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर शनिवार को खुलदाबाद गए तो औरंगजेब की कब्र पर भी चले गए और फूल भी चढ़ाए। अब सवाल यह है कि शिवाजी को पूजने वाली उद्धव की शिवसेना अपने ही साथी के हाथों औरंगजेब का सम्मान बर्दाश्त करेगी? शिंदे की शिवसेना अब उद्धव से यही सवाल पूछ रही है। औरंगजेब के मजार पे जिसने फूल चढ़ाया वो आपको मान्य है? अगर वो है तो बोलिए, नहीं है तो वैसे बोलिए। तो ये इसका जवाबदारी जो होती है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर होती है। इस मसले पर उद्धव के धर्म संकट का जवाब उनकी खामोशी ने दिया है। मतलब मोदी के खिलाफ पार्टियां साथ आना तो चाहती हैं, साथ बने रहना तो चाहती हैं, लेकिन सवाल, विवाद, ऐतराज भी उनके साथ ही चल रहे हैं। सवाल यह है कि 2024 की बिग फाइट में क्या ये अंतर्विरोध मिट जाएगा या फिर मोदी के खिलाफ
ग्रैंड अलायंस का सपना एक बार फिर टूट जाएगा। अब देखिए, बीजेपी के खिलाफ नीतीश के इस ग्रैंड अलायंस का क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल यूपी का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। मतलब यूपी में किसी भी पार्टी का पोल परफॉर्मेंस उसके ओवरऑल नतीजों पर बड़ा असर डालता है। लिहाजा अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को टक्कर देने के लिए अखिलेश ने पीडीए का दाव चल दिया है। क्या है अखिलेश का ये पीडीए फॉर्मूला और ये कितना असरदार होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए एसपी चीफ अखिलेश यादव नए फॉर्मूले के साथ हाजिर हैं। अखिलेश के इस नए फॉर्मूले का नाम है पीडीए। अब पीडीए के दम पर अखिलेश नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने का दम भर रहे हैं। अब ये पीडीए क्या है, खुद अखिलेश यादव से समझिए। मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। पीडीए में पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। ये समीकरण के दम पर अखिलेश यादव 2024 में उतरेंगे। अखिलेश को किस वर्ग से कितना सपोर्ट मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का बयान सदी का सबसे बड़ा जोक है। इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी जोक है। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। उनको समझ में नहीं आता है कि वो लफाजी जो हवा में एक डायलॉग उछाल देते हैं, उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी घटती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। पहले तो वो ये अपनी कन्नौज बचा लें, अपने भाई की फिरोजाबाद बचा लें, अपने भाई की बदायूं बचा लें और अपनी छोड़ी हुई सीट आजमगढ़ को बचा लें। उधर कांग्रेस के साथ यूपी में अलग मुश्किल है। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन तो चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर, ये जानते हुए भी कि आज की तारीख में यूपी में बीजेपी के सामने सबसे मजबूत पॉलिटिकल फोर्स एसपी है। कांग्रेस अखिलेश को राजनीति का नया पाठ पढ़ा रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि देश के जो आम मुद्दे हैं लोगों के, उनको उठाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर महंगाई है, बेरोज़गारी है और ख़ास तौर पे औरतों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के इस पॉलिटिकल सजेशन के पीछे वजह खुद का वोट बैंक है, क्योंकि जिस पीडीए को साध कर अखिलेश गेम चेंजर बनना चाहते हैं, वो विशाल वोट बैंक पहले से ही कांग्रेस के टारगेट पर है। विपक्ष में वर्चस्व का यही कलेश बीजेपी को 2024 के लिए हौसला दे रहा है। और इस बीच मोदी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला प्लान विरोधियों की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार का एक्शन और सियासी हलचल बता रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू हो सकता है। बीजेपी इसके फायदे गिना रही है, लेकिन मोदी विरोधी जमात इसे बीजेपी का चुनावी प्लान बता रहे हैं और मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार का समान नागरिक संहिता वाला प्लान, देश में मचा सियासी घमासान। एक देश, एक कानून की आहट, किसके दिल में सबसे ज्यादा घबराहट। 2024 की चुनावी तैयारी को लेकर देश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता और विपक्ष अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति को धार देने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी तैयारी तेज हो चुकी है। सवाल है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। लॉ कमीशन ने जैसे ही यूसीसी पर लोगों की राय मांगी, ये सवाल जोर पकड़ने लगा और इस पर रिएक्शन भी सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान देख लीजिए, जो कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तो कानून इलाही है, कुदरत का कानून है कि जब मर जाते हैं, शौहर मर जाता है तो उसको इद्दत करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं
वो वैसे ही रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये मोदी के खिलाफ खड़ी जमात यूसीसी को गैर जरूरी बताते हुए इसे बीजेपी का पोल प्लान साबित करने पर तुली है, इसलिए उसी हिसाब से चुनावी रणनीति तय करने की कोशिश कर रही है। पूछता हूँ कि जब नोटबंदी की थी तो कभी किसी से सुझाव मांगे गए थे? या जितने बड़े बड़े फैसले किए गए, एयरपोर्ट बेच डाला, आपने सुझाव मांगा? रेलवे बेचा, आपने सुझाव मांगा? तो बाकी तमाम काम, देश को बेचने का काम आप करते रहो, किसी से कोई सुझाव ना मांगो। देशवासियों को अचानक पता चले कि ये रातों रात ये हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी सियासी बवाल के बीच मौलाना अरशद मदनी का बयान भी सामने आ गया। बोले, हम इसका विरोध तो करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं, और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। समान नागरिक संहिता को लेकर जारी इस विरोध का जवाब दिया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उनकी बातों ने यूसीसी को लेकर सरकार की सोच का ब्लूप्रिंट भी साफ कर दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन हमारे 3 मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370, अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण और सामान्य नागरिक संहिता, हम तीनों विषय में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी यूसीसी को देश के हर नागरिक के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाले राजनेता हों या धर्मगुरु, दोनों ही यूसीसी के प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जज्बाती मुद्दे उठाकर बीजेपी राजनीतिक फायदा चाह रही है, लेकिन ये मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ है। कि यूसीसी से हमसे ज्यादा मुतासिर दूसरे गैर मुस्लिम बिरादरियाँ, गैर मुस्लिम कबाइल और दूसरे सूबों के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, तौर तरीक़े हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। एक तरफ पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड भी इसके लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वहां की सरकार यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट 30 जून को पेश करने वाली है। इसका ऐलान पहले ही कर चुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया। कोई भी किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि सरकार इस पर कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां एक हॉरर क्राइम से देश शॉक्ड है। आरके पुरम इलाके में बदमाशों ने खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन डबल मर्डर को लेकर राजधानी की राजनीति कैसे गर्मा गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्त सुबह 4:30 बजे, जगह आरके पुरम, दिल्ली। सुबह पूरी तरह हुई भी नहीं थी कि देश की राजधानी का एक इलाका इसी तरह गोलियों से थर्रा उठा। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में आज सुबह तड़के एक सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है। सुबह 4:40 पर 2 औरतों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं और दोनों औरतों के इलाज के दौरान जो है वो मौत हो चुकी है। जिन महिलाओं की हत्या हुई है उनमें एक की उम्र 30 साल और दूसरी 29 साल की थी। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों की हत्या क्यों की गई? मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव है। पुलिस ने डबल मर्डर के 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं। उनमें नाम अर्जुन, माइकल और देव हैं। पुलिस जिसे पकड़ कर ले जा रही है ये देव है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों बहनों पिंकी और ज्योति को गोली क्यों मारी गई? उन्होंने आते ही ललित को पूछा, ललित मेरे साथ खड़ा हुआ था,
और उसके बाद उन्होंने गोली चलाने के बाद जैसे गोली चलाई है तो ललित की बहन थी जो ललित के बचाव में आगे आई, जैसे आगे आई उस लड़की को गोली लग गई। उस गोली लगने के बाद एक गोली चलाने के बाद उन्होंने धड़ाधड़ गोली चलाई है। गोली लगने पर दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कुछ ही घंटों में 3 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन देश की राजधानी में सरेआम हुई वारदात पर सियासत भी होने लगी। हर 2 दिन में दिल्ली में एक मर्डर हो रहा है, क्यों एलजी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब देने में देर नहीं की। 3 एक्यूज उसमें से पकड़े गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया। नशे के आदी हैं और नशे की नगरी बनाने की साजिश किसने की थी दिल्ली को? अरविंद केजरीवाल ने। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आर.के. पुरम की अंबेडकर बस्ती में हुई सनसनीखेज वारदात तस्दीक कर रही है कि देश की राजधानी में बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं।